21वीं सदी मानवीय बुद्धि को चुनौती। अब तक लाखों वर्षों का लंबा समय मनुष्य ने इस पृथ्वी पर रहते हुए ज्यों त्यों करके गुजार लिए। भले बुरे दिन भी काट लिए, उत्थान और पतन के कड़वे मीठे स्वाद भी चख लिए, किंतु अगली 21वीं शताब्दी मनुष्य जीवन के इतिहास में अभूतपूर्व होगी। उसकी झलक झांकी प्राप्त कर लेना हम सभी के लिए हितकर होगा। भवितव्यता का पूर्वाभास होना बुरा नहीं, अच्छा है। सर्दी, गर्मी और वर्षा के दिन निश्चित होने के कारण मनुष्य पूर्व तैयारी कर लेता है और आकस्मिक हानियों से बचकर नफे में रहता है। अगली शताब्दी अपने साथ अगणित विशेषताएं लेकर आ रही है। वे ऐसी होंगी जिन्हें धरती के अद्यावधि इतिहास में सर्वथा भिन्न कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। जिस परमाणु युद्ध की चर्चा इन दिनों होती रहती है, जिसकी तैयारी में समर्थ देश अपनी पूंजी खपाते चले जा रहे हैं, यदि वह कार्यान्वित हुआ तो मानवीय अस्तित्व एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। हवा, पानी और वनस्पति में प्रदूषण और विकिरण का जहर भर जाने से इस युग के मनुष्यों और पशु पक्षियों में से एक भी जीवित न रहेगा। सृष्टा को यदि यह सृष्टि आगे भी चालू रखने की इच्छा हुई तो ऐसे प्राणी और वनस्पति उत्पन्न होंगे जो विष से भरे हों और विष खाने और पीने की प्रकृति बना लें। अभी ऑक्सीजन गैस के ऊपर जीवन निर्भर है। कार्बन को मारक माना जाता है। तब हो सकता है कि कार्बन ही जीवन बने और ऑक्सीजन जो समाप्त हो चुकी होगी विष वर्ग में गिनी जाए। उन विषपाई प्राणियों और वनस्पतियों की आकृति प्रकृति कैसी होगी और वे किस स्तर की सभ्यता अपनाएंगे, यह ठीक से नहीं कहा जा सकता। सर्प, बिच्छू आदि विषैले प्राणी और कुचिला, अफीम, तंबाकू जैसे विषैले वनस्पति काम आने लगे। धरती भाप बनकर हवा में उड़ गई, तब तो कहना ही क्या। इस प्रकार की संभावना और चिंता का कोई कारण ही न रहेगा जिसकी चर्चा इन पंक्तियों में की जा रही है। हमारा अनुमान है कि अणु युद्ध यदि हुआ तो वह सार्वभौम नहीं, क्षेत्रीय होगा। उतनी ही भूमि प्राणियों से रहित होगी जिसकी पूर्ति अन्यत्र बसे हुए प्राणी कर लेंगे। इसके बाद दूसरा खतरा वर्तमान बड़े उद्योग, कल कारखानों और वाहनों का है। यह सब खनिजों के सहारे चलते हैं। इनमें कोयला, तेल का ईंधन जलता है। बिजली घरों में भी इसी ईंधन की जरूरत पड़ती है। यह वर्तमान गति से खर्च होता रहा तो 50 वर्षों के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। तब मोटरें, रेल, कारखाने सभी बंद होंगे। धातुओं में लोहा प्रमुख है। जिस क्रम से धातुएं खोदी और खर्च की जाती हैं, उस अनुपात के चलते यह भी 50 वर्ष से अधिक के लायक इस धरती की परतों में नहीं है। खनिजों का विकल्प अभी नहीं सोचा जा सका। ईंधन की पूर्ति के लिए सूर्य किरणों एवं समुद्र की लहरों से ऊर्जा बनाने की बात सोची जा रही है, पर अभी उस संबंध में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। चूल्हा जलाने और खाना पकाने के लायक ईंधन किसी प्रकार उपलब्ध हो सके तो बहुत। ऐसी होगी 21वीं शताब्दी। बढ़ते हुए तापमान से ध्रुव प्रदेश की बर्फ गलने लगेगी और समुद्र उफनेंगे। इतने पर भी आज जो मीठे पानी का संकट उत्पन्न हो रहा है वह टल जाएगा। पिघली हुई बर्फ की कोई धारा मनुष्य को मिल जाएगी। सूर्य ताप घटेगा, कारण कि धुआं ऊपर चलकर सूर्य ताप को रोकेगा। ऐसी दशा में यह भी हो सकता है बादल कम बने और कम बरसें। ऐसी दशा में मनुष्यों को खाद्य के लिए धरती के उत्पादन से काम न चलेगा। समुद्र का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। समुद्री घास, शैवाल और जलचर मनुष्य के खाद्य का एक अंश पूरा करेंगे। समुद्रों के ऊपर तैरती हुई बस्तियां भी बसाई जा सकती हैं। अणु आयुध और कारखानों का बढ़ता प्रदूषण, यह दोनों मिलकर इतनी समस्याएं पैदा करेंगे
तो उन्हें सुलझाने में मनुष्य को इतनी बुद्धि खर्च करनी पड़ेगी जितनी कि सृष्टि के आदि से लेकर अब तक मनुष्य ने कमाई और खर्च की है। उत्पादक कारखाने और दौड़ने वाले वाहन ईंधन के अभाव में बंद हो जाने के कारण लोग शहरों को छोड़कर देहातों की ओर भागेंगे। गृह उद्योगों से पेट भरने लायक कमा लिया जाएगा। अन्न के स्थान पर लोग आलू, शकरकंद, प्याज जैसे कंदों का और कद्दू, तोरई, लौकी जैसे अधिक वजन वाले शाकों का उत्पादन अधिक करेंगे। अन्न कम और शाक अधिक खाया जाएगा। कुछ घासें इस किस्म की हो सकती हैं जो पालक, मेथी, बथुआ की तरह मनुष्य के खाने के काम आ सकें। खाने की बात इसलिए कही जा रही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या आगे भी रुकेगी नहीं। समझदार आदमी परिवार नियोजन के तरीके अपनाएंगे भी, पर अनगढ़ और पिछड़े लोगों पर कोई असर न पड़ेगा। वे अंधाधुंध बच्चे पैदा करते ही चले जाएंगे। समुचित आहार न मिलने से प्रसव काल में स्त्रियां और कुपोषणग्रस्त बच्चे बेतहासा मरेंगे। इतने पर भी जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगेगा, इसलिए ज्यों त्यों करके चूल्हे जलाने लायक ईंधन की ही समस्या हल हो पाएगी। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निवास की छाया तो चाहिए ही। यह अन्न उगाने वाली जमीन में से ही कटौती होगी। मनुष्य कंद, शाक और घास के साथ थोड़ा अन्न मिलाकर ही पेट भरने की तरकीब निकालेंगे। जनसंख्या संसार की अभी 500 करोड़ है। सन 2000 ईस्वी समाप्त होते होते यह 1000 करोड़ और इसके 50 वर्षों बाद 5000 करोड़ हो जाएगी, अर्थात अब की 10 गुनी बढ़ जाएगी। इस बढ़ी हुई आबादी के जीवन निर्वाह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पशुओं का आदि से अंत तक सफाया होगा। न भैंस बचने वाली है, न बकरी, न कहीं दूध के दर्शन होंगे और न ही पशु श्रम से खेती या परिवहन का काम लिया जा सकेगा। पशुओं के रहने के लिए और उनके लिए चारा उगाने के लिए जितनी जमीन रहती है उतनी में 9 आदमी गुजर कर सकते हैं। मांस खा सकना संभव न होगा और न ही दूध खा सकना। जो चारा पशु खाते हैं उसे कूटकर लकड़ी बन जाएगी, उससे फर्नीचर, ईंधन आदि का काम चलेगा। चमड़ा नकली बनने लगेगा। ऐसी दशा में मनुष्य की प्रमुख प्रतिद्वंदिता पशुओं से होगी। इस लड़ाई में पशु हार जाएगा और उसका अस्तित्व कहीं चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलेगा। जमीन पर से उसे बेदखल कर दिया जाएगा। चाय आदि के लिए, बच्चों के लिए दूध की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके लिए तिल, मूंगफली, सोयाबीन जैसी सफेद रंग की तिलहनों को पानी में पीस लिया जाएगा। मांसाहारियों के लिए जलचर ही उस हालत में मिल सकेंगे जबकि प्रदूषण के कारण जल भी जहरीला होने से बच जाए और वे उस पानी में जी सकें। पक्षियों की आयु अभी 1 शताब्दी और आगे तक चल सकती है। रहने के मकान हल्की सीमेंट सीटों से ऐसे बनेंगे जो एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके। कीमती, भारी और अधिक जगह घेरने वाले मकान सरकारी इमारतों या किन्हीं बड़े दफ्तरों के रूप में ही रहेंगे। शेष टेंट नुमा मकानों में गुजारा करेंगे। खाने पकाने में चपाती किस्म की रोटी बहुत ईंधन जलाती है और बहुत समय खराब करती है, इसलिए ईंधन की कमी को ध्यान में रखते हुए भाप से उबले प्रेशर कुकर स्तर के चूल्हे बनेंगे और मनुष्य भी उसी प्रकार का भोजन करने की आदत डाल लेगा। जमीन कम पड़ती जाने के कारण हल्की मकान भी 2 मंजिले 3 मंजिले बनेंगे और खेती बाड़ी के लिए भी यही पद्धति अपनाई जाएगी। अभी भी बुद्धिमान लोग घरेलू शाक वाटिका लगाते हैं। आंगनबाड़ी, छत बाड़ी लगाकर बेलें तथा दूसरी खाद्य वस्तुएं उगाते हैं। आजकल यह शौकिया होता है। अगली शताब्दी में यह अनिवार्य आवश्यकता समझी जाएगी। शिक्षा के लिए उतने विद्यालयों की जरूरत न पड़ेगी। बच्चा पैदा करने का लाइसेंस उन्हीं माता पिताओं को मिलेगा जो उनका भरण पोषण ही वयस्क होने तक न करें, वरन शिक्षा भी प्राथमिक स्तर की घर पर ही दिया करें। चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कारीगर स्तर की विशेष शिक्षा के लिए ही सरकारी विद्यालय रहेंगे।
वे भी किस्तों में चलेंगे। 1 वर्ष या 2 वर्ष के पाठ्यक्रम होंगे। सुविधा अनुसार एक के बाद दूसरी कक्षा उत्तीर्ण की जा सकेगी। इस बीच अध्ययन आदि के लिए पढ़ने के बीच बीच में कुछ कमाया भी जा सकेगा। स्त्री और पुरुषों का भेदभाव प्रायः समाप्त हो जाएगा। दोनों की हैसियत एक होगी, दोनों उपार्जन करेंगे। लार्जर फैमिली स्तर के बड़े बड़े कम्यून बने रहेंगे। उसी में एक बड़े समुदाय के लिए खाना पकाने, कपड़ा धोने, चौकीदारी करने, बच्चे खिलाने आदि के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था रहेगी। आज जैसे एक स्त्री की खाना पकाने, चौकीदारी, सफाई, कपड़ा धोने, बच्चे पालने में जिंदगी खप जाती है, कम्यून बन जाने पर यह कार्य किसी एक महिला को न करने पड़ेंगे। यह कार्य सामुदायिक होंगे। इनकी व्यवस्था रहने से किसी स्त्री को घर के बंधन में बंधकर न रहना पड़ेगा। जनसंख्या में आधी संख्या महिलाओं की है। वे छोटी गृहस्थी होने पर भी पूरी तरह बंधुआ की तरह घिरी रहती हैं। तब लार्जर फैमिली में 15 नर नारियों के पीछे एक कर्मचारी का औसत पड़ेगा। ईंधन की बचत तो इसमें प्रत्यक्ष ही है। मार्केटिंग करने में सारा दिन गुजर जाता है। तब यदि किसी को वस्तु विशेष की आवश्यकता पड़ी तो सहकारी स्टोर से प्राप्त करने में कुछ ही मिनट लगा करेंगे। बढ़ी हुई जनसंख्या पद्धति में केवल साम्यवादी शासन प्रणाली सफल हो सकती है। राजतंत्र, प्रजातंत्र आदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने वाले विधान खींचतान करते रहेंगे और व्यक्तिगत संपदा अथवा आधिपत्य होने से अपराधों का वह सिलसिला चलता ही रहेगा, जिससे अनर्थ होते हैं। और अवांछनीय व्यक्तियों को पकड़ने के लिए पुलिस, न्यायालय, जेल आदि की खर्चीली व्यवस्था करनी पड़ती है। तब उद्दंड व्यक्तियों को ऐसी प्रताड़ना सार्वजनिक स्थानों पर दी जाएगी जिससे अन्य लोगों को वैसा करने की हिम्मत न पड़े। समाज से बहिष्कृत स्तर के जीवन यापन कुछ समय के लिए कराया जाएगा तो वह भी बंदी गृह की अपेक्षा अधिक कारगर दंड होगा। साहित्य लेखन और प्रकाशन विद्वानों का एक तंत्र करेगा। कोई भी कुछ भी लिखे और पढ़ने वालों का दिमाग खराब करे, यह छूट हर किसी को न मिलेगी। लेखन विशेषज्ञ करेंगे, प्रकाशन सरकार या सहकारी समिति। ऐसी दशा में लागत से कुछ ही अधिक मूल्य में ज्ञानवर्धक साहित्य हर किसी को सर्वत्र उपलब्ध हो जाया करेगा। संसार भर की एक भाषा होगी। इस प्रकार मनुष्य मात्र को आपस में विचार विनिमय कर सकना सरल पड़ेगा। प्रेस की अत्यंत सुविधा हो जाएगी। सर्वसाधारण को ज्ञान अर्जन में तनिक भी कठिनाई न होगी। किसी भी क्षेत्र में उत्पादित हुआ ज्ञान विज्ञान को संसार भर में फैलने में कुछ भी विलंब न लगेगा। संसार भर में एक ही विश्व शासन व्यवस्था चलेगी। क्षेत्रों को भौगोलिक सुविधा के लिए ही देशों में बांटा जा सकेगा। उनकी हैसियत आज की जिलों जैसी होगी। लड़ाई झगड़े तलवार की जोर से नहीं पर न्यायालयों के निर्देशन से तय होंगी। अलग अलग देश अलग अलग सेनाएं न रखेंगी। स्थानीय व्यवस्था के लिए छोटी छोटी पुलिस पर राज्यों के पास रहेगी। बड़ी सेना मात्र विश्व राष्ट्र के केंद्रीय शासन के पास ही रहेगी, ताकि कहीं विप्लव जैसी स्थिति हो तो उसे संभाला जा सके। धर्म भी एक ही रहेगा, उसे नीति शास्त्र समझा जा सकता है। परंपराएं जो मानव मात्र के हित में होंगी वही रहेंगी। पूर्वजों के प्रचलनों का कहीं महत्व न दिया जाएगा। प्रथा परंपरा का एक नए सिरे से निर्धारण होगा ताकि बिखराव के अवसर कम से कम रहें। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोई दावेदारी न करे। नए त्योहार, नई परंपराएं इस आधार पर विनिर्मित होंगी जिनसे बिखराव, भेदभाव को आश्रय न मिले। एकता, समता का ही वातावरण बने। समूचा संसार विश्व राष्ट्र होगा। मनुष्य मात्र को धरती का पुत्र अथवा विश्व नागरिक माना जाएगा। आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होंगे, पर घनी और विरल आबादी की असमानता न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। धरती के उत्पादनों का उपयोग सभी मनुष्य समान रूप से कर सकेंगे। 21वीं सदी इन संभावनाओं से भरी पूरी है। विग्रही यदि चाहें तो रक्तपात कर लें। समझदारी को महत्व मिले तो मिलजुल कर सहयोग पूर्वक ऐसा विधान बना ले जिससे देश देश के बीच आए दिन छिड़ते रहने वाले युद्धों और रक्तपातों की कोई आवश्यकता न रहे। अणु आयुधों से
समग्र बर्बादी अथवा हिल मिल कर रहने, मिल बांट कर खाने और हल्की फुल्की जिंदगी जीने की व्यवस्था सोच विचार कर लें। युद्ध टाले जा सकते हैं, पर बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने में 20वीं सदी के अंत तक संभावना नहीं दिखती, क्योंकि पिछड़ापन लोगों के दिमागों पर बेतहाशा छाया हुआ है और वे अनुभव करते हैं या नहीं करते कि धरती में बढ़ते हुए लोगों का बोझ वहन करने की क्षमता रह नहीं गई है। इन दिनों में प्रजनन सौभाग्य का कारण माना जाता है, पर अगली शताब्दी में वह देशद्रोह, मानव द्रोह की गणना में गिना जाएगा, दंडनीय अपराध माना जाएगा। यो विकट संभावना तो प्राकृतिक कारणों से, औद्योगिकरण से, युद्ध की तैयारी से भी हुई है। वातावरण में अनेक कारणों से विषाक्तता बढ़ गई है और मनुष्य की प्रकृति हीन एवं हेय स्तर की बन गई है। इन सब के उपचार है तो कठिन, पर दूरदृष्टि बताती है कि उन पर काबू प्राप्त कर लिया जाएगा। सृजन शक्तियां उभरी हैं और उन विडंबनाओं, विभीषिकाओं से लोहा लेकर संतुलन बिठा लेंगी। युद्ध भी शायद बड़े रूप में न हो, कहीं क्षेत्रीय विग्रह होकर रुक जाए, जैसा कि जापान के बाद अब तक दूसरी बार अणु प्रहार नहीं हुआ। बड़ी बात एक ही है, बहुप्रजनन। मनुष्य को इस मूर्खता से विरत करना पड़ेगा। इसके लिए समझाने बुझाने की विद्या शायद काम न दे और कानूनी प्रतिबंधों से रोकथाम करनी पड़े। व्यक्तिगत जीवन में भी शासन को हस्तक्षेप करना पड़े, यह बुरी बात है। नागरिक कर्तव्यों का हर मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए और सोचना चाहिए कि बहुप्रजनन को अपने विवेक से ही रोक दिया जाए, ताकि उस कारण सारा संसार मुसीबत में न फंसे। न मानने पर प्रतिबंधों का हंटर तो झेलना ही पड़ेगा। 21वीं सदी में समूची मनुष्य जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यह जानकारी दूरदर्शिता देती है, पर साथ ही यह भी कहा है कि अभी इतना समय बाकी है कि इनका हल करने के लिए अभी से प्रयास आरंभ कर दिया जाए, तो एक बार बड़ी विपत्ति का सामना करने और हड़बड़ी उत्पन्न होने से बचा जा सकता है। अगला समय समूची मानव जाति की यह परीक्षा करेगा कि विकट संभावनाओं का सामना और समाधान करने लायक उसमें बुद्धि है या नहीं। यदि वह असफल रह गया तो सर्वनाश का सामना करना पड़ेगा और मानवीय बुद्धि दिखावटी और ओछी मानी जाएगी।